नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिरफ्तार व्यक्तियों के हक के बारे में जानकारी देंगे। संविधान के तहत एक आरोपी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार सभी को दिए गए हैं, भले ही किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध के आरोपी व्यक्तियों के कुछ अधिकार होते हैं। पुलिस किसी को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है, वरना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है, जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो ये न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। ये तो थी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के हक से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। अधिवक्ता परमानंद पांडे जी आरोपी के हक से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल करके आरोपी के कानूनी हक के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं आरोपी के कानूनी हक की बारे में। क्या किसी भी आरोपी के कानूनी अधिकार होते हैं और किस तरह से वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, उसको कानूनी जानकारी आज हम प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ उसके कानूनी हक क्या हो सकते हैं, किस तरह से गिरफ्तारी के बाद की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या रहती है, किसी भी गिरफ्तार हुए शख्स के कुछ अधिकार होते हैं, वो मौलिक अधिकार उसको क्या मिलते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं आज। अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 0120-37631। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी जो भी कानूनी राय है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आज हम आपसे समझना चाहेंगे, जिसको लेकर हम पूरा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको लेकर सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वो है किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के बारे में। परमानंद जी, गिरफ्तारी के तुरंत बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है, सबसे पहले हम वो समझना चाहेंगे कि किसी भी शख्स की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो पूरी कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, वो क्या रहती है। जैसा कि आपने शुरू में ही बता दिया कि किसी भी व्यक्ति को अनायास नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके पीछे कारण होते तब आपको किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। हर जिले में एक कानून है कि हर जिले में और राज्य स्तर पर एक बनाया जाता है, जिसमें जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है वो किस अपराध के तहत गिरफ्तारी, उसका नाम, पता, सारी जानकारी से। लेकिन गिरफ्तारी ऐसा नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार करके अपने बैठाए रखें। नहीं, उसको आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसमें वह समय नहीं शामिल है जिसमें कि ले जाने में उसको लगता है। जैसे आप कोई व्यक्ति बहुत दूर गिरफ्तार हो रहा है और जिला मुख्यालय काफी दूर है जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में, तो वह समय उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट जब जैसा निर्णय देगा उसके बाद ये बताएगा कि आप इनको इतने घंटे तक रखिए या इसको कस्टडी में रखिए, और कस्टडी में आप इनसे पूछताछ करने के बाद क्या किन किन कारणों से इनको गिरफ्तार किया गया है, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, इसकी पूरी जानकारी दे करके और इस पर जांच करिए, इससे पूछताछ करिए। और पूछताछ के लिए अधिकतम समय उसमें दिया गया है कि आप पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। 15 दिन के बाद कस्टडी में रखने के लिए
मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा कि हमारी जांच अधूरी रह गई है। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देता है तो ही आप उस व्यक्ति को रखते हैं, वरना फिर मजिस्ट्रेट उस पर कोई निर्णय लेगा। और वो यानी कि परमानंद जी, जैसे आपने बताया गिरफ्तार व्यक्ति के जो कानूनी मदद है वो भी हम साथ साथ समझना चाहेंगे कि कानूनी मदद से जुड़े जो प्रावधान रहते हैं उसके बारे में भी बताइए। जी, आपने ये बात तो ठीक कही कि उस व्यक्ति का क्या जिम्मेदारी। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि वह व्यक्ति अपने जो इच्छा के अनुसार किसी भी वकील से संपर्क कर सकता है, अपने परिवार के लोगों से संपर्क कर सकता है और संपर्क करके उनको अपनी गिरफ्तारी के बारे में पूरी जानकारी उस पर अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो वह वकील को अपनी जानकारी इसके बारे में देगा और फिर वकील से मदद जिस ढंग की मिल सकती है उस मदद को। लेकिन मान लीजिए अगर वो व्यक्ति इतना गरीब है कि वह वकील नहीं कर सकता है तो सरकार की तरफ से उसे कानूनी सहायता दी जाएगी और उस कानूनी सहायता का वो पूरी तरह से उपयोग करेगा। इसके अलावा एक बात और भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिकार है कि वो डॉक्टरी जांच के लिए कहे और नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा संगीन अपराध के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो स्वयं पुलिस को उसकी जांच करानी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी के हत्या के मामले में या रेप या बलात्कार के मामले में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति की कायदे से जांच कराई जाए, मेडिकल जांच कराई जाए और मेडिकल जांच में उसके खून की जांच, उसके सीमेन की जांच, उसके हर तरह की जांच की जाए जिससे कि उसके प्रमाण उसके इकट्ठा किए जा सके कि उसको मुकदमा चलाने का जैसे उसको सहायता, मेडिकल सहायता और परिवार से मिलने के लोगों की ये पूरी तरह से अधिकार उसको प्राप्त। बिल्कुल, ये तो आपने गिरफ्तारी के बारे में बताया परमानंद जी कि गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं, किस तरह से उसके अधिकार होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जमानत की तो जमानत के क्या अधिकार हैं, अग्रिम और सामान्य जो जमानत है उसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना फैसला आ चुका है, ये काफी पुराना फैसला हुआ है और अब तो उसको ऐसे उपयोग किया जाता है कि जैसे हर एक व्यक्ति की जमानत पर आता है कि बेल जो है वो एक आपका नॉर्म है, यानी एक राइट है और जेल जो है वो एक तरह का अपवाद है। किसी बेल प्राप्त करना ये हमारा अधिकार है और जेल जाना जो है ये एक तरह का अपवाद के रूप में माना जाता है। तो जेल में आपको जो जमानत है, जमानत के 2-3 तरह हो गई। जैसे आपको अंतरिम जमानत मिल गई या किसी को या कोई भी व्यक्ति जब आप यहाँ यूज करते हैं तो आप माने किसी भी व्यक्ति के रूप में आप दीजिए, इसको थर्ड पर्सन में आप प्रयोग कि वह व्यक्ति जब इंटरिम बेल मिल जाती है उसको या एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत ले सकता है और नहीं तो एक रेगुलर जमानत मिलती है वो। ठीक है। तो इंटरिम बेल का मतलब तो ये हुआ कि आपको या किसी भी अपराधी को मान लीजिए किसी दूर बहुत जाना हो गया, वो मद्रास में अगर गिरफ्तारी हुई है और उसको दिल्ली में ले आना हुआ तो वो दिल्ली तक के ले आने के लिए उसको एक तरह के बेल मिल जाएगी। लेकिन जो एंटीसिपेटरी बेल है, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन यह है कि गिरफ्तारी के पहले भी। परमानंद जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं सिवान से। धनंजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, वकील साहब को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बोल रहा हूँ मैडम, मेरा राजस्व का मामला है। मान लीजिए कि हम लोग पहले से केस किए हुए हैं, जैसे आपसी बंटवारा है मैडम, आपसी बंटवारा में पहले से केस चल रहा है तो जो मेरा विपक्षी है जमीनी विवाद है सर। तो जी टीवी की आवाज को कम कीजिए धनंजय जी, आप सवाल बोलिए आप अपना। जी, मेरा सवाल ये है सर कि पहले से केस मेरा चल रहा है, जैसे जमीनी विवाद है सर, तो हम लोग का आपसी बंटवारे का केस चल रहा है। तो हम लोग ही किए हैं केस की जो मेरा विपक्षी है वो जमीन को केस चलते हुए में लिख रहा है, तो क्या उस जमीन पर रोक नहीं सकता? मान लीजिए केस चल रहा है, वो जमीन सारा बेच देता हो जी, तो फिर हमको हिस्सा क्या मिलेगा? हमारा जो मैंने बंटवारा में पूरा बंटवारा के तौर पर मिला है
तू अगर जवाब ले जमीन लेते हैं बेच- परमानंद जी। हालांकि जमानत से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है ये गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन राजस्व से जुड़ा इनका सवाल है। क्या कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं ये? जी धनंजय जी, आपका सवाल जो है ये एक तरह से दीवानी का सवाल है। ये दीवानी मामले का सवाल है, ये फौजदारी का सवाल है। इसमें मान लीजिए किसी आपके आपसी विवाद का है, पारिवारिक जमीन है और उसका विवाद चल रहा है, आपके मुकदमेबाजी हो रही है परिवार में, तो वह व्यक्ति अगर वो बेचने के लिए जा रहा है तो आप इसके खिलाफ स्थगन आदेश लीजिए, इससे ऑर्डर लीजिए कोर्ट से, और कोर्ट उस पर आरोप लगा देगा कि आप इस जमीन के जब तक मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता तब तक आप इसको बेच नहीं सकते। ये एक दीवानी का मामला आप बता रहे हैं। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, दीवानी न्यायालय में जाना पड़ेगा। और पहले से गए हुए हैं, 2011 से केस चल रहा है, उसके बाद भी मेरा विपक्षी बेच रहा है जमीन को। नहीं बेच सकता। अगर वो उस पर स्थगन आदेश लगा है तो रजिस्ट्रार उस पर बैनामा नहीं लिखेगा। बैनामा लिखने के लिए उसको साबित करना पड़ेगा, या जो व्यक्ति बैनामा लिखा रहा है उसको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या यह विवाद रहित जमीन है या विवाद में फंसी हुई जमीन है। अगर वो विवाद रहित जमीन नहीं है तो रजिस्ट्रार ही उस चीज का बैनामा नहीं लिखेगा। ध्यान दीजिए सर। तो अभी कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट किया है जो उस पर इंतनाई लगाया जाए, लेकिन कोर्ट अभी लगाया नहीं है सर। तो आप इस चीज अपने वकील साहब से मिल करके और कहिए कि देखिए इस मामले को बहुत गंभीरता से और जल्दी से जल्दी इसके उस पर स्थगन आदेश जारी किया जाए, जिससे कि हमारा विरोधी इसको जमीन को बेच न सके, वरना और कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। इस मामले में सर कोर्ट आदेश लगाने का पावर है ना इंतनाई का सर? जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनंजय जी। उम्मीद करते हैं आपके इस सवाल का जवाब आपको मिला। बात आज लीगल हेल्पलाइन में गिरफ्तारी और जो अपराधी हैं उससे जुड़े मामले की, उनके क्या अधिकार हैं। परमानंद जी, क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसकी जो मेडिकल जांच है वो भी होती है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि कई बार, हालांकि आप बता चुके हैं कि वो बहुत अनिवार्य है, लेकिन कई बार अगर ऐसा नहीं होता, मेडिकल नहीं किया जाता, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति? पूजा जी, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि वो होता है, उसका अधिकार है। एक चीज और भी इसमें देखिएगा कि दो तरह के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध, यानी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो उसमें तो आपको कराना ही पड़ेगा, उसके जांच करानी पड़ेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है या हत्या के मामले में पकड़ा जाता है या किसी इस ढंग के ऐसे मामले में पकड़ा जाता है जो एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो उसके आप ले जाके जांच करवाएंगे। जांच कराने में उसमें यह देखित होगा कि ये व्यक्ति वही तो है जिसने ये अपराध किया है, जिससे वो बाद में उसके खिलाफ कोई मौका न मिल पाए कि नहीं, हमारी तो जांच ही नहीं कराई गई थी, मैं वो व्यक्ति ही नहीं था। तो इस तरह के अपराध में उसकी मेडिकल जांच कराना आवश्यक है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें उतना मेडिकल जांच कराना आवश्यक नहीं है। एक चीज और जो आपने उसमें कहा था कि जमानत के मामले में ये बात देखना होगा कि जो बेलेबल एक होता है, एक नॉन बेलेबल होता है। कई ऐसे अपराध होते हैं जो बेलेबल होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उनको उसमें बेल, आपका राइट है कि आप जाएं और मजिस्ट्रेट आपको बेल देगा। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो अधिक क्राइम है, अपराध है, उसमें आपको देखना पड़ेगा, वो अधिकारी, वो जज का अधिकार है, वो जज का डिस्क्रिप्शन है कि वो देखे कि आपको उनको अपराधी को जमानत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन विवेक का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा चाहे जैसा वैसा हो। उसका भी एक व्याकरण है। उस व्याकरण में आपको ये देखना पड़ेगा कि यह इसके अनुरूप आता है कि नहीं। अगर उसके अनुरूप है तो उसको जमानत मिलेगी, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिलेगी। ये बात तो क्लियर है। एक चीज और भी इसको इस जमानत के मामले में मैं कह दूं, परमानंद जी, मैं चाह रही हूँ कि हम सवाल लेते रहें ताकि सवालों के साथ साथ जवाब भी मिलते रहें। एक अन्य सवाल जो अक्सर आता है कि गिरफ्तारी के बाद कितने देर तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है
और उस समय सीमा के खत्म होने के बाद अब पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो क्या बनती है, अगर वो समय सीमा जब खत्म हो जाती है तो? आपको शुरू में ही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस 24 घंटे किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी में रखे, उसके बाद उसको जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट उसको रिमांड पर रख देगा और तब पुलिस के पास भेजेगा, और वो भेजने के बाद आपको 15 दिन तक उसको भेज सकते हैं। इसके जांच पड़ताल, बेसिक प्रिलिमिनरी जांच जिसको कहते हैं, वो प्राथमिक जांच पड़ताल के लिए उसको भेजा जा सकता है। तब जब मजिस्ट्रेट का जब उसमें मुकदमा चलेगा, और जब मुकदमा चलने के दौरान उसको दोषी पाया जाता है, तो उसमें यह देखा जाता है कि दोष के पहले ही उसको, अगर मान लीजिए संज्ञेय अपराध है, बड़ा भारी अपराध है, जैसे किसी ने मर्डर किया है, उस मर्डर के केस में अगर उसको रखा गया है तो फिर वो उसको जेल में रखा जाएगा, और लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अधिकतम सीमा उसकी 24 घंटे है कि पुलिस को अपनी सीमा में रख सकती है। ठीक है। अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, यानी कि असंज्ञेय अपराधों की बात करें, तो इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो हक होते हैं, वो क्या होते हैं? उसका हक तो यही है कि वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। आप अपने चॉइस के माने वो अपने चॉइस के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुरूप वो किसी वकील से मदद मांग सकता है, जो उसका अधिकार है। लेकिन अगर उसको अपने चॉइस के अनुसार वकील नहीं मिलता है, तो सरकार का काम है कि उसको कानूनी मदद दे, और उसको कानूनी मदद प्राप्त होगी। उसके अलावा ये है कि वो अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहेगा, परिवार के लोगों को बताएगा, परिवार, रिश्तेदार, सारे लोगों को वो बता सकता है कि ये अपराध के तहत पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया है, और उसके आधार पर आप लोग देखिए कि मेरी खिलाफ जो ये पुलिस ने मुकदमा दायर किया है वो गलत ढंग से किया है, मेरी गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है। ये इसके लिए आप इसकी मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे मुक्त कराने के लिए, मेरा एक्विटल कराने के लिए आप कोर्ट में इस ढंग से कार्रवाई करेंगे। ये आपको ये देखना पड़ेगा। ये उसके मूलभूत अधिकार है। ठीक है। और मूलभूत अधिकार का मतलब यह है कि देखिए, गिरफ्तारी कोई ऐसी चीज नहीं है कि गिरफ्तारी का मतलब ये होता है कि उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत स्वातंत्र है, वो उस पर रोक लग जाती है। वो व्यक्तिगत स्वातंत्र को वो नहीं एंजॉय कर सकता है, उस चीज को नहीं उसको प्राप्त कर सकता है, उस पर रोक न लगाई जाए। क्यों रोक लगाई जाती है, गिरफ्तारी क्यों की जाती है? कि जिससे वह व्यक्ति और किसी को और कोई अपराध में संलिप्त न पाया जाए। इसलिए रोक लगाई जाती है कि जिससे और लोगों को ये ढंग का मालूम हो कि देखिए गिरफ्तार जिसने कानून का उल्लंघन किया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। ये 2-4 चीजें ऐसी मेल होती हैं, उनको देखा जाता है कि आप किन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और किन व्यक्तियों को गिरफ्तारी के पीछे का क्या कारण है। अगर मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध करता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, तो लोगों को एक अव्यवस्था फैलने का डर होता है, समाज में पूरा कानून का अव्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए इस चीज को देखने के लिए ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाती है, और गिरफ्तार करके उसकी स्वतंत्रता को रोक लगा दी जाती है, और वो पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। अब आरोपी पर केस जब हो जाता है पूरा, तो उसके बाद उसके अधिकार क्या रह जाते हैं? देखिए, आरोपी पर केस लगा तो उस पर मुकदमा चलेगा। बिल्कुल। मुकदमे के दौरान उसको अपना डिफेंड करने का, अपने को निर्दोष साबित करने का अधिकार होता है। एक चीज और भी देखिए, कानून का ये जुरिस्प्रूडेंस का नियम है, ये कानून का नियम है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है, ये अपने को दोष सिद्ध करने के लिए वह ये नहीं कहेगा कि मुझे आप मेरे खिलाफ ये आरोप लगाए हैं और मैंने ये आरोप नहीं लगाया। ये जिसने आरोप लगाया है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसका काम होता है, ये उसका दायित्व होता है कि ये सिद्ध करे कि ये व्यक्ति इस अपराध में लिप्त पाया गया है, इस अपराध में ये संलिप्त रहा है, इस नाते इसको दंडित। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने कोई बलात्कारी हो, चोरी हुई, डकैती हुई, बदमाशी हुई, या किसी काम में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी के बाद ये काम पुलिस का है, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। प्रोसिक्यूशन का ये दायित्व होता है कि वो
कोर्ट ऑफ लॉ में, वो कानून में ले जाकर के वो अदालत में जाकर ये साबित करे कि यह व्यक्ति इस तरह से इस अपराध में लिप्त पाया गया। पुलिस ही उसके खिलाफ गवाह तैयार करेगी और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वो व्यक्ति भी अपने कहेगा कि नहीं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है, जी, उसका एक्विटल हो जाता है, तो उसके क्या अधिकार है? फिर जब व्यक्ति का वो निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके वही अधिकार रह जाते हैं जो और आम नागरिक के हो जाते हैं, एक। लेकिन उसमें दो चीजें उसको साथ रह जाती है और जुड़ जाती है। वह व्यक्ति चाहे तो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है। वो ये कहे कि मान लीजिए हमको हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है और मुझे मुकदमा इतने दिन रखा गया है, इस तरह से मेरे जान माल को खतरा है, इसलिए पुलिस को प्रोटेक्शन मुझे दिया जाना चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए बाध्य होगी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसको जेल में रखा गया है, जेल में रख करके उसको छुड़ाया गया है और वो व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित कर दिया गया है। इस नाते बहुत सारे लोग उसके विरोधी हो जाएंगे और विरोध में उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से पुलिस का प्रोटेक्शन उसको मिल सकता है चाहे तो। ठीक है, बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आपने तमाम जानकारी आज दी कि किस तरह से किसी भी अपराधी के, गिरफ्तार अपराधी के अधिकार कानूनी क्या हो सकते हैं, उसके हक क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और कार्यक्रम में जुड़ के तमाम आपने जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।